Financial services, oil and gas and consumables, FMCG, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज, अपार्ट फ्रॉम दैट FMCG, ये जो है हमारी इंडाइसेस के लार्जर वेट्स हैं, तो इनकी अर्निंग्स जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है इनकी प्राइसेस को, और अकॉर्डिंगली जो है हम इंडाइसेस की मूवमेंट्स को देखते हैं। सो लास्ट वीक हमने आईटी सेक्टर के ऊपर उनकी अर्निंग्स के ऊपर एक रिव्यू किया था, और इस वीक में हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर करेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो तकरीबन 35% का वेटेज रखता है, तो एक हैवी वेट है, इनकी अर्निंग्स का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंकिंग के अंदर पे पर्टिकुलरली HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक लोन जो है तकरीबन 24% का कंबाइंड वेटेज रखते हैं। सो बैंकिंग सेक्टर को अगर हम टू पार्ट्स में अगर हम बांटें तो पर्टिकुलरली जो PSU बैंक्स हैं और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी अर्निंग्स जो है उनको रिव्यू करेंगे। अभी अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स पेंडिंग हैं प्राइवेट बैंक्स के अंदर में, जैसे ICICI बैंक का रिजल्ट पेंडिंग है, दैट विल कम ऑन 27th। इंडसइंड बैंक का रिजल्ट पेंडिंग है, दैट विल कम ऑन 26। सो अभी तक तकरीबन 50-60% जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिज़ल्ट आ गए हैं। इसके अलावा अगर हम PSU बैंक्स की बात करें तो लगभग सारे बिगीज़ के रिज़ल्ट अभी पेंडिंग हैं। जैसे SBI का रिज़ल्ट जो है वो 3 अगस्त को आएगा, बॉब का रिज़ल्ट जो है वो 31 को आएगा, कैन बैंक का जो है वो 26 को आएगा। तो जब ये सारी रिजल्ट्स आ जाएंगी तो बैंकिंग के अर्निंग के ऊपर एक कंप्लीट रिव्यू रखेंगे और उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर हम बैंकिंग इंडाइसेस के वैल्यूएशंस की बात करें तो बैंकिंग इंडाइसेस जो है वो 2.9x जो है प्राइस टू बुक मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, और इसके अलावा अगर हम PE मल्टीपल की बात करें तो तकरीबन 15x मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है। सो अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो FY24 में PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों को अगर मिला लें तो तकरीबन 39% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप हुआ था अर्निंग्स के अंदर में, और पहली बार जो है बैंकिंग सेक्टर की जो अर्निंग्स है वो 3 लाख करोड़ को पार कर गई थी, जिसके अंदर तकरीबन 1.8 लाख करोड़ प्राइवेट बैंक्स ने कंट्रीब्यूट किया था, जो एंड रिमेनिंग जो 1.4 लाख करोड़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी आई थी वो PSU बैंक्स से आई थी। अगर लास्ट 2-3 ईयर्स की हम बात करें तो PSU बैंक्स जो है दैट इज़ द मेजर अर्निंग ड्राइवर्स फॉर बैंकिंग सेक्टर। लास्ट 3 ईयर्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी है PSU बैंकिंग सेक्टर की वो तकरीबन 4x वहाँ पे गेन हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। PSU बैंक की ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें तकरीबन टोटल प्रॉफिट पूल का अकेले SBI ने 40% का जो है प्रॉफिट जनरेट किया है, तो SBI का रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे PSU सेक्टर के अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो तकरीबन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 9% से ग्रो करी थी, और इसके अलावा पैट का जो ग्रोथ था वो 21% YOY का था। हालांकि जो बैंकिंग सेक्टर का अपना कंसेंसस व्यू है कि FY24 की तरह अर्निंग्स नहीं आएंगे, FY25 में जो अर्निंग्स होगी वो PSU पैक्स के लिए पर्टिकुलरली मिड सिंगल डिजिट में होगा। एंड प्राइवेट सेक्टर जो लेंडर्स हैं उनकी अर्निंग्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल एक्सपेक्टेशंस है मार्केट का। जो बैंकिंग इंडस्ट्री के क्रेडिट ग्रोथ है वो तकरीबन 13% का एक्सपेक्टेशन है इन FY25। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी तक जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स में जो सबसे बड़ी बैंक है HDFC बैंक, उसके रिज़ल्ट्स की बात करते हैं। ये क्वार्टर जो है HDFC बैंक्स के लिए अच्छा नहीं रहा है। अगर हम HDFC बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी म्यूटेड है, बेसिकली फ्लैटिस है, और जो एडवांसेस ग्रोथ है, लोन ग्रोथ है, वो तकरीबन डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे -1% से। इसके अलावा बैंक के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हिट हुई है। आफ्टर मेनी क्वार्टर्स HDFC बैंक्स ने नेट प्रॉफिट बेसिस पे निगेटिव जो है वो ग्रोथ दिखाया है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो बैंक का क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ा है, और बैंक का जो नेट NPA है वो 0.39% पे है, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ROA की तो ROA जो है वो उसके अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिला है, 0.47% पे ROA जो है वो आया है, 0.49% लास्ट क्वार्टर के अंदर में था। मार्जिन्स के फ्रंट पे बैंक ने अच्छा किया है, 3.7% की मार्जिन जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक की रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर से तकरीबन 10 बिप्स अप है। इसके बाद अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के लिए इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस ग्रोथ ये क्वार्टर अच्छा रहा है, तकरीबन 4% का जो है एडवांसेस ग्रोथ हुआ है, जो कि इंडस्ट्री से बेहतर है। बट डिपॉजिट फ्रंट पे यहाँ पे भी डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बैंक का म्यूटेड रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम पे कंपनी का प्रेशर रहा, वहाँ पे हमको डी ग्रोथ देखने को
को मिला है तकरीबन 1% का। ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्वेंशियल ग्रोथ। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ है, बट दैट इज़ ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम। जो कोटक महिंद्रा बैंक ने 70% अपना स्टेक कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के अंदर में डाइल्यूट किया था, वहाँ से तकरीबन 3500 करोड़ की जो है कंपनी को एक रिसिप्ट आई थी, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है ऑप्टिकली। बट अगर हम उस एक्सेप्शनल आइटम को हटाते हैं तो काफ़ी शार्प ड्रॉप है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में, तकरीबन 34% के आसपास का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है वहाँ पर। ड्यू टू लोअर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का ROA भी हिट हुआ है और वो 2.38% पे आ गया है फ्रॉम 2.66%। इसके अलावा कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ा है और कंपनी के NPA जो है एसेट क्वालिटी में भी डिटोरेशन आया है। कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 0.42% से बढ़कर 0.55% हो गया है इस क्वार्टर के अंदर में। और कंपनी का अगर नेट NPA की बात करें तो तकरीबन 0.35% पे कंपनी का नेट NPA है। कंपनी के अगर फ्रेश स्लिपेजेस की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ है, बट रिकवरीज भी काफ़ी स्लो है कोटक महिंद्रा के, अगर हम एसेट क्वालिटी के टर्म्स में बात करें। कंपनी की मार्जिन्स भी इस क्वार्टर में हिट हुई है, तकरीबन 5.28% जो लास्ट क्वार्टर में थी वहाँ से वो हिट होकर 5.02% पे पहुँची है। तो ओवरऑल ये क्वार्टर कोटक महिंद्रा बैंक के लिए अच्छा नहीं रहा है। इसके बाद अगर हम लार्ज प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक का रिज़ल्ट जो है वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो ट्रेजरी लॉसेस की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 15% से हिट हुआ है इस क्वार्टर के अंदर में। हालांकि अगर एडवांसेस ग्रोथ की बात करें तो 2% का एडवांसेस ग्रोथ रहा ऑन QOQ बेसिस। ये हालांकि इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट से स्लो है। इसके अलावा अगर डिपॉजिट फ्रंट पे देखें तो वहाँ पे कंपनी का डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो म्यूटेड रहा है, और इनफैक्ट अगर हम देखें तो वहाँ पे डिक्लाइन ही हुआ है, डी ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के डिपॉजिट्स के अंदर में। तकरीबन 1% का डी ग्रोथ इस क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर ये चीज़ें दिखी हैं। लोअर प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से कंपनी का ROA भी हिट हुआ है और 2% जो लास्ट क्वार्टर के अंदर में था वो तकरीबन 1.65% हो गया है। कंपनी के एसेट क्वालिटी की बात करें तो कंपनी का जो फ्रेश स्लिपेजेस है वो भी लास्ट क्वार्टर से बढ़ के आया है, और ऑब्वियसली उसकी वजह से कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी लिमिटेड है इस क्वार्टर के अंदर में। अगर हम कंपनी के नेट NPA की बात करें तो 0.34% पे कंपनी का नेट NPA चला गया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 0.31% था। हालांकि एक्सिस बैंक अपने मार्जिन्स को लेकर वहाँ पे काफ़ी स्टेबल दिखा है। 4.05% का मार्जिन बैंक ने जनरेट किया है, लास्ट क्वार्टर ये 4.06% था, और नेट इंटरेस्ट इनकम इसकी वजह से वहाँ पे हमको एक ग्रोथ देखने को मिला है तकरीबन 3% ऑन QOQ बेसिस। सो फार अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिज़ल्ट डिस्करेजिंग है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमको प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक लार्ज EPS कंट्रीब्यूटर रहा है पास्ट के ईयर्स में। पास्ट की अगर हम निफ्टी EPS के ग्रोथ की बात करें तो उसमें बैंकिंग का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। आज हमारी जो बैंकिंग सेक्टर के अर्निंग्स की रिव्यू थी उसमें ये सारी चीज़ें हमने समराइज़ करी हैं। जब पूरे बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स आ जाएंगी देन वी विल ऑल्सो कम अप विद द कंप्लीट होलिस्टिक व्यू ऑफ द बैंकिंग सेक्टर अर्निंग्स ग्रोथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.